हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। मैं हूं पंकज कुमार, इलेक्ट्रिकल लेक्चरर फ्रॉम गवर्नमेंट पॉलिटेक्निक कॉलेज डूंगरपुर। और जैसे कि अपन मैकेनिकल सेकेंड ईयर में का जो मशीन का चैप्टर है वो अपन देख रहे हैं, तो अपन अब इंडक्शन मोटर के बारे में देख रहे हैं। इससे इंडक्शन मोटर में जो दो लेक्चर कंप्लीट हो चुके हैं, जिसमें कंस्ट्रक्शन है, एक ऑपरेशन है और एक रोटेटिंग फील्ड का जनरेशन है। तो इस तरीके से तीन टॉपिक जो है मैंने क्लियर कर लिए हैं। तो वो जो इंडक्शन ज़रूर देख लेना कि इंडक्शन मोटर के कंस्ट्रक्शन कैसे है, वेरी नेसेसरी। ठीक है, स्लिप रिंग टाइप बताया था मैंने। ठीक है का, तो इस तरीके के दो तरीके के मैंने वो बताए थे। वाउंड रोटर मशीन है, ठीक है, वो कंस्ट्रक्शन देख लेना आपकी कंस्ट्रक्शन किस तरीके की होती है। कंस्ट्रक्शन के बाद में उसका ऑपरेशन बताया था कि ऑपरेशन किस तरीके से होता है, यानी कि जो इंडक्शन मोटर है उसमें अपन जब सप्लाई दे रहे हैं, इलेक्ट्रिकल सप्लाई दे रहे हैं, तो वो प्राइमरी मतलब स्टार्टर से रोटर की तरफ किस तरीके से उसका मूवमेंट शिफ्ट हो रहा है, यानी कि वो किस तरीके से रोटेट कर रही है। तो उसके अंदर एक कॉन्सेप्ट आया था, तो रोटेशनल मैग्नेटिक फील्ड का कॉन्सेप्ट आया था कि जिस डायरेक्शन में रोटेशनल मैग्नेटिक फील्ड जनरेशन होगा उसी डायरेक्शन में उसकी शाफ्ट भी घूमेगी। ठीक है, तो अब अपन आगे नेक्स्ट टॉपिक अपन इसका स्टार्ट करते हैं, जो कि है टॉर्क। काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इससे आगे रिलेटेड जितने भी हैं वो मैथमेटिकल टॉपिक है और काफ़ी इंटरेस्टिंग टॉपिक है। टॉर्क क्या होता है? टॉर्क क्या है? जब इंडक्शन मोटर में दो पार्ट हैं, ठीक है, एक स्टार्टर है और एक रोटर है। स्टेटर हो गया और एक ये रोटर है अपना, यहाँ पे इसके ऊपर शाफ्ट लगी रहती है, यह इसका बैलेंसिंग हो गया। ओके, तो रोटर कोई भी दो तरीके का हो सकता है, जैसे बताया था स्क्वायरल केज या वाउंड रोटर, जिस स्लिप रिंग रोटर भी बोलते हैं। तो वाउंड रोटर में तो स्क्वायरल केज में तो पता ही है कि कॉपर की रोड होती हैं, आपस में शॉर्टेड होती हैं बाहर से। ऐसे स्लिप रिंग में थ्री फेज वाइंडिंग होती है, जैसे कि स्टार्टर पे रखी हुई होती है। स्टार्टर पे किस तरीके की थ्री फेज वाइंडिंग अपन एक तरीके से होती हैं, इसमें अपन थ्री फेज सप्लाई देते हैं, RYB सप्लाई देते हैं यहाँ पे। और रोटर है, रोटर में दो तरह के रोटर हो सकते हैं, आइदर स्क्वायरल केज और वाउंड रोटर। केज या वाउंड रोटर, ठीक है। तो उसमें स्टेटर पे स्लॉट होते हैं, उसमें थ्री फेज वाइंडिंग जो होती है वो थ्री फेज में डिस्ट्रीब्यूटेड वाइंडिंग होती है। अपने रोटर में यदि स्क्वायरल केज टाइप है तो कॉपर की जो बार्स हैं, रोड हैं, वो इसके अंदर रखी रहेंगी स्लॉट्स के अंदर। और यदि वाउंड रोटर है तो जो स्टेटर में जैसे थ्री फेज वाइंडिंग होती है उसी तरीके से थ्री फेज वाइंडिंग होगी। वाउंड रोटर को अपन स्लिप रिंग भी बोलते हैं, स्लिप रिंग टाइप का रोटर भी बोलते हैं, क्योंकि जो इसकी थ्री फेज की जो वाइंडिंग है वो रोटर के ऊपर, उसको अपन शॉर्टेड करते हैं स्लिप रिंग की हेल्प से रोटर के ऊपर। ओके, और उन स्लिप रिंग के हेल्प से अपन एक्सटर्नल रेजिस्टेंस भी अपन जोड़ सकते हैं, इसलिए स्लिप रिंग मोटर भी इसको बोलते हैं। अब क्या होगा कि जब प्राइमरी के अंदर, अब ये अपन को पता है कि ये रोटर घूमेगा, ठीक है, तो रोटर घूमेगा तो मतलब क्या है, इसकी जो शाफ्ट है, इसके शाफ्ट के ऊपर एक टॉर्क जनरेट होगा। टॉर्क जनरेट होगा, वो टॉर्क ही तो उस घुमाने की कोशिश करेगा ना। ऐसा थोड़ी है कि बाय डिफॉल्ट अपने यहाँ पे घूम जाएगा भाई, कुछ ना कुछ तो मैकेनिकल प्रोसेस होगा। और मैकेनिकल क्वांटिटी क्या है यहाँ पे? फोर्स की, टॉर्क है, जिसकी वजह से शाफ्ट घूमेगा। तो वो टॉर्क कितना जनरेट होगा? तो जब एक स्टेटर को जब अपन करंट देते हैं, करंट वोल्टेज सप्लाई लगाएंगे और एक इसके अंदर करंट फ्लो होगी, तो एक रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड जनरेट होती है, ये अपन को पता है। इसके मान लियो कि फ्लक्स ∅1 बोल दिया कि वो जो फ्लक्स है वो ∅1 है। अब ये रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड जब रोटर की वाइंडिंग या कॉपर बार से कनेक्ट होगा, वो क्या है? शॉर्टेड है। तो जब ये मैग्नेटिक फील्ड को अपन को पता है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन जो EMI प्रिंसिपल बताया था मैंने, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक प्रिंसिपल के इंडक्शन के प्रिंसिपल के हिसाब से, यदि कोई कंडक्टर किसी मैग्नेटिक फील्ड में रखा है और उसके साथ में उसकी रोटेशनल या रिलेटिव स्पीड है, तो वो फ्लक्स जो है उस कंडक्टर को कट करेगा और उस कंडक्टर के अक्रॉस एक वोल्टेज जनरेट हो जाएगा। तो यहाँ पे क्या है कि ये जो मैग्नेटिक फील्ड है ये कौन से टाइप की है? अल्टरनेट मैग्नेटिक फील्ड है,
ठीक है। तो ये कंटिन्यूसली चेंजिंग वाली है। और यहाँ पे कॉपर बार अभी क्या स्टेशनरी रखा हुआ है। जब ये इससे कॉपर बार के साथ में इसका जब ये अल्टरनेटिंग फील्ड इसके साथ कनेक्ट होगी तो ये फील्ड जो है कॉपर या वाइंडिंग के साथ में लिंकेज हो जाएगा इसका, जिसे क्या बोलते हैं अपन, फ्लक्स लिंकेज होता है जो बोलते हैं। और इस फ्लक्स लिंकेज होगा तो यहाँ पे इस फ्लक्स लिंकेज की वजह से इन कॉपर बार के अक्रॉस एक ईएमएफ जनरेट होगा। ईएमएफ कौन सा जनरेट होगा, E2 ईएमएफ जनरेट होगा। और वाइंडिंग शॉर्टेड है, इस वजह से इसके अंदर एक करंट फ्लो होगी इस कॉपर बार या वाइंडिंग के अंदर, जिसको मैंने रोटर करंट I2 कह दिया मान लो। अब इस करंट की वजह से इस वाइंडिंग के में अंदर वापस से एक फ्लक्स भी जनरेट होगा जिसे अपन φ2 कहेंगे। और ये दोनों फ्लक्स φ1 और φ2 आपस में इंटरेक्शन करेंगे और इस इंटरेक्शन की वजह से क्या होगा, एक टॉर्क जनरेट होगा। यहाँ पे जो टॉर्क जनरेट होगा वो किस वजह से होगा, इन दोनों फ्लक्स के आपस में इंटरेक्शन की वजह से। φ1 हो गया स्टेटर फ्लक्स और φ2 क्या हो गया, रोटर फ्लक्स। तो इन दोनों फ्लक्स के आपस में इंटरेक्शन की वजह से एक टॉर्क जनरेट होगा और इस टॉर्क की वजह से ये क्या करेगा, जो रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड है, रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन में घूमने की कोशिश करेगा। ठीक है, रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन में ये रोटर जो अपना घूमने की कोशिश करेगा। ये इसी डायरेक्शन में घूमने की क्यों कोशिश करेगा, क्योंकि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन के प्रिंसिपल के हिसाब से जो टॉर्क जनरेट हो रहा है वो इन फ्लक्स की वजह से जनरेट हो रहा है। तो ये इस कोज को ख़त्म करने की कोशिश करेगा। और ये कोज कब ख़त्म होगा, जब ये जो ये इसकी डायरेक्शन ऑफ रोटेशन होगी वो क्या होगी, जो अपना रोटेटिंग मैग्नेटिक फ्लक्स है स्टेटर का, यदि उस डायरेक्शन में यदि ये रोटर घूमता है तो। ठीक है, तो घूमा क्यों रोटर, इतना ध्यान रखना, सिर्फ फ्लक्स φ1 है उसकी वजह से एक फ्लक्स φ2 जनरेट हुआ रोटर के अंदर और ये दोनों फ्लक्स ने आपस में इंटरेक्शन किया और इन दोनों के इंटरेक्शन की वजह से एक टॉर्क जनरेट हुआ और टॉर्क की वजह से ये जिस डायरेक्शन में मैग्नेटिक फील्ड रोटेट हो रही थी उसी डायरेक्शन में ये टॉर्क जो रोटर है वो घूम जाएगा। अब जो स्टेटर मैग्नेटिक फील्ड है, स्टेटर मैग्नेटिक फील्ड की रोटेशनल स्पीड है वो क्या है, NS। NS क्या होती है, सिंक्रोनस स्पीड। और इसकी NS की कैलकुलेशन कैसे होती है, NS होता है 120 F/P। F हो गया फ्रीक्वेंसी और P हो गया नंबर ऑफ पोल और P क्या है, नंबर ऑफ पोल। ठीक है, इन पोल्स और फ्रीक्वेंसी से अपन सिंक्रोनस, तो रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड है वो तो इस स्पीड से घूमेगी। स्टेटर रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड स्पीड, फील्ड स्पीड हो गई है। ठीक है, अब जो अपना रोटर है वो रोटर क्या करेगा, रोटर भी इसी स्पीड से घूमने की कोशिश करेगा, बट रोटर का एक फ्रिक्शन है, रोटर का एक अपना इनर्शिया है, इस वजह से ये इतनी स्पीड से न घूम के एक दूसरी स्पीड n से घूमेगा जिसे अपन कहेंगे रोटर स्पीड, जो कि सिंक्रोनस स्पीड से थोड़ा सा कम होगा। ये सिंक्रोनस स्पीड से थोड़ा सा कम होता है और नो लोड पे ये जो स्पीड है रोटर की स्पीड वो लगभग सिंक्रोनस स्पीड के बराबर हो जाती है, लेकिन एग्जैक्टली कभी भी बराबर नहीं हो पाएगी। और यहाँ पे जो रोटर है वो थोड़ा कम स्पीड से इस रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन में घूमेगा। तो अपन को ये पता चल गया टॉर्क कैसे जनरेट होता है, स्पीड क्या होती है उनके अंदर, रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड की स्पीड क्या होती है, रोटर की स्पीड क्या होती है, ये अपन को पता चल गया। अब रोटर का जो टॉर्क है वो एग्जैक्टली कितना होगा, तो एक अपन फेजर डायग्राम से देखें तो फ्लक्स φ1 जो है स्टेटर का वो इस डायरेक्शन में है, तो वोल्टेज जो है वो 90 डिग्री लेग के साथ में रोटर के अंदर जनरेट होगा E2 इस फ्लक्स φ1 की वजह से। और जो करंट है रोटर के अंदर वो एक एंगल थीटा से पीछे की तरफ जनरेट होगा और वो होगा I2 और करंट की डायरेक्शन में ही फ्लक्स भी जनरेट होगा। ठीक है, फ्लक्स भी करंट के डायरेक्शन में ही जनरेट होगा। ये एंगल हो गया थीटा, यहाँ से हो गया पूरा, ये है 90 डिग्री, तो यहाँ से कितना एंगल हो गया, ये एंगल हो गया 90 प्लस थीटा। और इस फ्लक्स φ1 और φ2 के बीच में ये जो होगा, ये फ्लक्स φ2 है, ये φ1 है, और इन दोनों के बीच में एक
टॉर्क जो है जनरेट होगा इन दोनों के इंटरेक्शन की वजह से, जो क्या होगा T इजिकल टू T/5152 साइन डेल्टा। ये डेल्टा क्या है, डेल्टा है 90 प्लस थीटा। ठीक है, डेल्टा हो गया 90 प्लस थीटा। और इस एंगल को क्या कहते हैं, इसको कहते हैं लोड एंगल। ध्यान में रखना लोड एंगल किन किन के बीच में है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। लोड एंगल कह दो या टॉर्क एंगल कह दो या इंटरेक्शन एंगल बिटवीन फील्ड। तो ये है इसका नाम है ये। ठीक है, इस एंगल डेल्टा का। अब यहाँ पे मैंने बता दिया आपको टॉर्क क्या होगा जनरेट, ये होगा। तो टॉर्क जनरेशन का रीजन क्या है, मेन वो पता होना चाहिए अपन को। दोनों फ्लक्स के आपस में इंटरेक्शन की वजह से एक टॉर्क जनरेट होगा, और उस टॉर्क की वजह से जो अपनी इंडक्शन मोटर है वो किस डायरेक्शन में घूमेगी, जिस डायरेक्शन में अपना फ्लक्स जो है वो घूम रहा है। और टॉर्क की वैल्यू क्या होगी मैथमेटिकल, वो अपन ने ये देख ली। अब इसके बाद में जो मैंने स्पीड बताई कि रोटर की स्पीड क्या है, एन से रिप्रेजेंट करते हैं, और सिंक्रोनस स्पीड को अपन एन एस से रिप्रेजेंट करते हैं। तो एक टर्म आती है स्लिप। स्लिप क्या होता है, काफ़ी इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये स्लिप का। ये क्या होता है वो भी अपन देख लेते हैं। स्लिप क्या होता है, स्लिप सिंक्रोनस स्पीड जो है और एक्चुअल स्पीड जो है दोनों की, उसका परसेंटेज है सिंक्रोनस स्पीड के रेस्पेक्ट में। एक तरीके से स्लिप से अपन को ये पता चलता है कि जो अपना रोटर है वो कितना लेग कर रहा है सिंक्रोनस स्पीड के साथ में। तो ये डिफरेंस है किसका, स्लिप का फॉर्मूला। यदि स्लिप को रिप्रेजेंट करेंगे अपन एम से, स्लिप को रिप्रेजेंट करेंगे एस से, और एस क्या होता है, एस होता है डिफरेंस बिटवीन स्पीड यानी सिंक्रोनस स्पीड और रोटर स्पीड, और इसका रेशियो विद सिंक्रोनस स्पीड इन परसेंटेज। तो इस स्लिप स्पीड से, स्लिप का फॉर्मूला याद रखना, काफ़ी इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है ये। तो इस स्लिप से अपन को क्या पता चल जाता है कि जो रोटर है अपना, वो रोटर कितना लैग कर रहा है अपनी रोटर अपनी सिंक्रोनस स्पीड से। ठीक है, तो इससे अपन को ये पता चल गया। यहाँ पे ये अपन ने परसेंटेज में निकाला है। यदि परसेंटेज में नहीं लिखना तो स्लिप क्या हो जाएगा, एन एस माइनस एन अपॉन एन एस। और यदि अपन को एन निकालना है यहाँ से, जो कि रोटर स्पीड है, एन इजक्वल टू एन एस 1 माइनस एस। तो ये आ जाएगी अपनी रोटर स्पीड। किसे निकाल ली अपन ने, स्लिप से निकाल ली रोटर स्पीड। स्लिप क्या है, स्लिप है रिलेटिव स्पीड, डिफरेंस है स्पीड का सिंक्रोनस स्पीड और रोटर स्पीड के बीच में। ठीक है, ये अपन ने स्लिप निकाल ली। टॉर्क अपन ने देख ही लिया कि टॉर्क क्या होता है। अब अपन टॉर्क और स्पीड का कर्व या टॉर्क और स्लिप का कर्व एक बार देख लेते हैं, जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट है। टॉर्क स्पीड या स्लिप बोलें तो कर्व, क्योंकि स्लिप और स्पीड जो वो आपस में रिलेटिव टर्म्स हैं। तो इसका जो कर्व बनेगा, यहाँ पे ले लिया अपन ने स्पीड। ठीक है, ये हो गया 0 यानी कि स्टार्टिंग पॉइंट। तो इसका जो कर्व है वो कुछ इस तरीके से जाएगा। ये हो गया अपना टॉर्क, ये हो गया स्टार्टिंग टॉर्क, ये हो गया मैक्सिमम टॉर्क, यहाँ पे ये आ गया एन एस सिंक्रोनस स्पीड के ऊपर, और यहाँ पे एन इजक्वल टू कितना हो गया 0, यहाँ पे एन इजक्वल टू एन एस। ठीक है, और एन इजक्वल टू एन एस है तो स्लिप की वैल्यू कितनी हो जाएगी इसके ऊपर, एन इजक्वल टू एन एस पे स्लिप की वैल्यू हो जाएगी 0, क्योंकि स्लिप क्या है, एन एस 1 माइनस एस इजक्वल टू है एन एस माइनस एन अपॉन एन एस। तो n इजक्वल टू एन एस कर दिया तो स्लिप कितनी हो गई 0, और यदि n इजक्वल टू 0 कर दिया तो स्लिप क्या हो गई 1। यानी कि
स्लिप का कर्व बोलो चाहे स्पीड का कर्व बोलो, एक ही बात है, किसके रेस्पेक्ट में, टॉर्क के रेस्पेक्ट में। स्टार्टिंग में टॉर्क कितना है यहाँ पे, और स्टार्टिंग में स्पीड कितनी रहेगी, 0, तब ये स्टार्ट हो रहा है। ठीक है, इंडक्शन मोटर का रोटर पे इतना टॉर्क आ रहा है, पहले रोटर का टॉर्क बढ़ता जाएगा, फिर एक मैक्सिमम टॉर्क के ऊपर पहुंच जाएगा, जहाँ पे इस मैक्सिमम टॉर्क के ऊपर जो स्लिप होगी उसको रिप्रेजेंट करते हैं एसएम से, यानी कि स्लिप एट मैक्सिमम टॉर्क। उसके बाद में जो रोटर की जो रोटर है उसका टॉर्क जो है धीरे धीरे कम होने लग जाएगा, और जो इंडक्शन मशीन है वो उसका ऑपरेटिंग रेंज होता है लगभग इतना होता है, यानी कि यहाँ से लेके इतना ऑपरेटिंग रेंज। इसका मतलब यहाँ से स्लिप जो है, स्लिप ऑपरेटिंग रेंज में 1 to 5% होती है। जो स्लिप है वो ऑपरेटिंग रेंज में 1 to 5% होती है। यहाँ पे ये 1 to 5% के लगभग आ जाएगी, 0 से लेके 1 to 5 यहाँ पे ऑपरेटिंग रेंज। क्योंकि मैंने बताया कि जो इंडक्शन मशीन है वो जनरली सिंक्रोनस स्पीड जो है उसके नियरेस्ट घूमती है, बट उतना एग्जैक्टली उसके बराबर नहीं घूम के उससे थोड़ा सा कम घूमती है, यानी कि थोड़ा सा डिफरेंस रहेगा सिंक्रोनस स्पीड और रोटर के स्पीड के अंदर, इसलिए स्लिप बहुत ही कम होगी, 1 से लेकर 5% के रीजन में रहेगी। और टॉर्क जो है अपना मेन ऑपरेटिंग टॉर्क है वो इतना रहेगा। ये स्टार्टिंग के टाइम पे एक प्रोसेस के हिसाब से गुजर के यहाँ पे ऑपरेटिंग टॉर्क जो अपना शिफ्ट हो जाएगा। तो ये हो गया अपना टॉर्क स्पीड का कर्व, की टॉर्क स्पीड कर्व किस तरीके से काम करता है। ठीक है, मैक्सिमम टॉर्क देख लिया, स्टार्टिंग टॉर्क देख लिया, बस अपन को इतना ही देखना है इसमें। तो काफ़ी इंपॉर्टेंट वीडियो है, इसको ध्यान से देखना, दूसरों के साथ भी शेयर कर देना और दूसरों को भी बताना ताकि काफ़ी फ़ायदा हो सके सभी को। और आगे नेक्स्ट लेक्चर में अपन सिंगल फेज इंडक्शन मशीन के बारे में देखेंगे। ओके स्टूडेंट्स, थैंक यू।